वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है और आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट वीडियो में इस सीरीज़ में हमने देखा था नाभिकीय ऊर्जा के बारे में और तापीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों को देखा था, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर अभी देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा और भी जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। ऊर्जा से संबंधित हम तथ्य देख रहे हैं। तो ऊर्जा के जो साधन होते हैं, तो ऊर्जा के साधन कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है। कोयले से हमें ऊर्जा मिलती है, पेट्रोलियम से ऊर्जा मिलती है, प्राकृतिक गैस से ऊर्जा मिलती है और परमाणु ऊर्जा से भी। तो ये सब ऊर्जा के स्रोत हो गए, ये व्यावसायिक स्रोत है। और गैर नवीकरणीय और परंपरागत संसाधन भी इनको कहा जाता है। इनको फिर से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता और परंपरागत स्रोत परंपरागत संसाधन ही है। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लघु विद्युत और बायोमास ऊर्जा, ये सब गैर व्यावसायिक है और गैर पारंपरिक। इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो इनको आप एक लिस्ट बना लें, एक आप चाहे तो टेबल बना लें। एक तरफ लिखिए परंपरागत, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, ऐसे करके देखिए दो लिस्ट, मतलब इनके एक ही नाम है। जैसे कि आप चाहे इसको व्यावसायिक स्रोत कह दें, चाहे गैर नवीकरणीय कह दें, चाहे परंपरागत कह दें, ठीक है, एक ही चीज़ है, एक ही बात है। और उसमें इन सारे स्रोतों को लिख लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। फिर दूसरी लिस्ट बनाइए, व्यावसायिक का एक तरफ लिख लिया आपने, दूसरी तरफ बनाइए गैर व्यावसायिक, गैर परंपरागत और नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, जिनका नवीकरणीय किया जा सकता है, जिनको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगी सबसे अच्छी चीज़ तो सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, बायोगैस, अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा और बायोगैस, इसी में बायोमास भी आ जाएगा। भूतापीय में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, भूतापीय से प्रश्न आ चुका है, तो याद रखिए नवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा का। ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है जो प्राकृतिक स्रोतों से हमें अधिकांश तौर पर मिल रही है। लघु विद्युत, ये सब चीज़ें हो जाएंगी नवीकरणीय संसाधन में, ठीक है। इनको एक बना ही ले, अभी ही लिस्ट बना ले और बार बार उसको रिवाइज करें, 2 से 3 बार देखें तो याद हो जाएगा। प्रश्न आप गलत ना करें, प्रश्न बिल्कुल सही करके जाए अगर एग्जाम में आए तो। इसके आगे तथ्य दिया गया है, ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय, वाणिज्य और द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में आती है। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे कहलाते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक या फिर पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का द्वारा पुनर्स्थापन होता है। भारत में रामपुरा गांव आगरा में है, जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में आसनसोल के निकट स्थापित किया गया है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, यहाँ पर आपको अधिकांश तौर पर पवन चक्कियाँ देखने को मिलेंगी। अगर इसके आसपास से आप निकलेंगे, पवन ऊर्जा का अच्छा उत्पादन इन्हीं राज्यों में होता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। भारत में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कक्ष में निर्मित पवन ऊर्जा इकाई एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। ये एशिया महाद्वीप की बात हुई। तमिलनाडु राज्य में मुपंडाल नाम से एक स्थान है जहाँ पर पवन ऊर्जा की इकाई है। महाराष्ट्र में स्थित सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने हेतु यहाँ 500 टावर लगाए गए हैं। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की मदद से विद्युत उत्पादन ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। जो ज्वार भाटा से विद्युत की प्राप्ति करते हैं, पानी ऊपर उठता है नीचे जाता है, तो इसी क्रम में हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, तो इसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, जो ज्वार भाटे से मिलती है। भारत में 8000 से 9000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र कौन से? एक तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, जिसका पूर्व नाम था कैम्बे की खाड़ी। दूसरा अर्थात गुजरात का तटीय क्षेत्र, यहीं पर तो है गुजरात के, यहीं पर है कच्छ की खाड़ी, तो गुजरात का तटीय इलाका हो गया। यहाँ उच्चतम ज्वारीय रेंज 8 से 11 m है, जबकि औसत ज्वारीय रेंज कितनी है? 6.77 से 5.23 के बीच की है। पश्चिम बंगाल दूसरा क्षेत्र हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र, ये हो जाएगा दूसरा क्षेत्र जहाँ से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भारत के प्रमुख 2 संभावित क्षेत्र हैं जहाँ से ज्वारीय ऊर्जा मिलती है।
दूसरा है, अगला तथ्य दिया गया है, भूतापीय ऊर्जा का आशय भूपटल की ऊष्मा से है, जो ज्वालामुखी, गीजर, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत संयंत्र 2012 में आंध्र प्रदेश, जो कि वर्तमान अब तेलंगाना में आता है, इसी का एक हिस्सा है तेलंगाना, और इसी के खम्मम में स्थापित किया गया था भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र। तो अब खम्मम कहाँ आता है? तेलंगाना में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में है और यह गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 1760 मीटर है। पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण के गर्म स्रोतों से बिजली भी उत्पादित होती है। मणिकर्ण के अलावा कसोल 76 डिग्री सेंटीग्रेड, खीरगंगा 49 डिग्री सेंटीग्रेड और पुलगा 44 डिग्री सेंटीग्रेड में भी गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमत से संबंधित है। ठीक है, ये एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे तथ्य पूछे जाते हैं। तो एक ब्रेंट इंडेक्स एक सूचकांक निकलता है जो कि कच्चे तेल की कीमत बताता है। ठीक है, अगला तथ्य दिया गया है, राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित भदला सौर पार्क, ये विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। भारत के कर्नाटक के तुमकुरू जिले के पावगढ़ तहसील में शक्ति स्थल नामक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क स्थित है। अब और भी निर्माणाधीन है, तो इसको अपडेट कर सकते हैं आप। जो भी करंट अफेयर की चीज़ें होंगी, आप करंट अफेयर लगातार पढ़ते रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर का एक अलग से चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहती हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित मुपंडल पवन ऊर्जा इकाई देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है। ये चेन्नई का नाम याद रखिए कि कहाँ पर है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में 1897 में हुई थी। इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम के जल विद्युत गृह की स्थापना की गई थी, जो कि कावेरी नदी पर है। तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शिव समुद्रम की नदी पूछी गई है, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। MPPSC वगैरह में ये प्रश्न आया है और भी स्टेट PCS वाले इनसे प्रश्न बनाते रहते हैं। तो आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वनडे एग्जाम देने वाले हैं, तो ये टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने ऊर्जा से संक्षिप्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। ये छोटा सा ही वीडियो था। इसके बाद अगले वीडियो में हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है लौह इस्पात उद्योग, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन लगातार करते रहे। आपके एग्जाम का समय आ गया है, अब आपके एग्जाम होना बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं, चुनाव भी हो चुके हैं। तो लगातार अपनी तैयारी करते रहें और साल सिलेक्शन पक्का कर ही लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर अभी बहुत अच्छा ऑफर चला है, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है ये, लेकिन ये सिर्फ 31 मई तक है। 31 मई तक अगर आप कोई भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, कोई भी PDF लेते हैं, तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप कूपन कोड लगाएंगे। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड आपका ज्ञान सर है। ज्ञान सर आपको लिखना है, सारे लेटर स्मॉल रहेंगे, बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। अगर ज्ञान सर आपने कूपन कोड लगाया तो 50% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा और उसके साथ आपको आपका कोर्स जो भी आप लेने वाले हैं या फिर PDF वो आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 31 मई तक ही ये ऑफर है। एक सेल कह लो या फिर एक बहुत बड़ा गिफ्ट ज्ञान सर आपको दे रहे हैं, समर गिफ्ट आपको मिल रहा है, ताकि आप सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और ये जो गर्मियाँ चल रही हैं इस पर छुट्टी ना मनाएं, इसका सदुपयोग करें। बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जब स्टार्ट होंगे, अभी आपकी जुलाई से लगातार एग्ज़ाम है। RO को री एग्ज़ाम भी होना है, UPPSC प्रीलिम्स होगा, उसके बाद BEO की वैकेंसी भी आने वाली है और UPSSC PET वगैरह सारे एग्ज़ाम होंगे। तो बिल्कुल करते रहें तैयारी, जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।